गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आज सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक के साथ अपने वीडियो को शुरू करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और धार्मिक व्यवस्था है। वहाँ की स्थिति कैसी थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति कैसी थी मौर्यकाल। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम देखेंगे। हमने मौर्यकाल काल में कुछ जो देशी और विदेशी शासक थे, जो अपने जैसे शुंग वंश है, कर वंश है, सातवाहन वंश है, चीदी वंश है, इनके बारे में पढ़ा था। और विदेशी शासकों में जैसे इंडो ग्रीक हो गए, शक हो गए, पार्थियन, कुषाण वंश हो गया। तो इन कुछ राजवंशों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसको हमने डिटेल से देखा था। और आज हम यहाँ से देखेंगे इसके बारे में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आइए देखते हैं कि जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे। और आगे देखते हैं। उत्तर में कुषाण और दक्षिण में सातवाहन का शासन। उत्तर में कुषाण वंश और दक्षिण में कौन थे? सातवाहन। सातवाहन कहाँ पे थे? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, आंध्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, सातवाहनों का शासन था। और कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह केंद्रीकरण था, जो मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है और क्या कह रहा है? यद्यपि उत्तर में कुषाणों और दक्षिण में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया, किंतु ना तो सातवाहनों में और ना ही कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह केंद्रीकरण था, जो कि मौर्य काल की विशेषता थी। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। कुषाणों के राजनीतिक संगठन में वह केंद्रीकरण था, जो मौर्य प्रशासन की विशेषता थी। ठीक है, ना तो जो है सातवाहनों ने और ना ही कुषाणों ने एक ऐसा राजनीतिक संगठन स्थापित कर पाए, जो कि सारे जो छोटे छोटे राज्य थे उनको एक सूत्र में बांध सके। ठीक है, और एक केंद्रीकृत मजबूत शासन व्यवस्था की स्थापना कर सके। ऐसा नहीं हो सका, जो कि मौर्य काल में ऐसा देखने को मिलता था, लेकिन मौर्य काल में ये सब नहीं था। ठीक है, जो है राज्य छोटे छोटे अपना क्षेत्रीय अस्तित्व उभार रहे थे और अपना पृथक एक जो है शासन स्थापित कर रहे थे। तो उसी प्रकार कह रहा है कि मौर्य काल में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में दैवीय तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति आई। राजतंत्र में दैवीय तत्वों को, ठीक है, समाविष्ट करने की प्रवृत्ति आई। यानी जो शासक थे, जो राजा थे, वो स्वयं की जो तुलना देवता से करने लगे ना, स्वयं को देवता का प्रतिनिधि बताने लगे, जिससे लोगों में एक सम्मान की भावना जो है पनप सके। चीनी शासकों ने क्या कहा है? चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा, यानी देवकुल की प्रथा प्रारंभ की थी। याद रखिएगा, देवकुल की प्रथा प्रारंभ की थी किसने? कुषाणों ने। जो राजा मर जाते थे, उनकी मूर्तियां स्थापित करते थे। आगे चल के तो ये लोग मंदिरों में भी मूर्तियां स्थापित करने लगे और पूजा भी करने लगे। चीनी शासक कहते हैं कि कुषाण राजाओं ने देवपुत्र उपाधियां धारण की थी। मूर्ति पूजा का आरंभ, यहाँ पे देखिए स्टार लगाइएगा, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है, ये कुषाण काल से ही माना जाता है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को पहली बार शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की। बौद्ध और ब्राह्मणों को
सातवाहनों ने, ठीक है, ये पूछा जाता है। नाना घाट अभिलेख में भूमिदान का प्रथम अभिलेख मिलता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद कुषाणों ने राज्य शासन में छत्र प्रणाली चलाई थी। छत्र प्रणाली किसने चलाई थी? कुषाणों ने। और शकों एवं पार्थियनों ने दो आनुवंशिक राजाओं की संयुक्त शासन की प्रणाली चलाई थी। यहाँ पे देखने को मिलता है, एक आपको देखने को मिलेगा विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन्होंने आनुवंशिक राजाओं की संयुक्त शासन की जो प्रणाली चलाई थी वो किसने चलाई थी? कुषाणों ने चलाई थी। यही जो रूप है ये आगे जाके हमें विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है। और हरिहर बुक्का दो भाई थे, ये दोनों लोगों ने एक साथ सिंहासन पर बैठे थे और शासन संचालन किया, ठीक है। प्रशासन की व्यवस्था के लिए सातवाहन साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। साम्राज्य होता था, इसके नीचे इनको कई विभागों में बांटा जाता था, आहार कहते थे। आहार यानी इस समय कह सकते हैं कि मंत्रालय, ठीक है। और ये मंत्रालय जो होते थे ये अमात्यों के अंदर अधीन होते थे। हर मंत्रालय के, हर आहार के अलग अलग अमात्य होते थे। अमात्य मतलब होता है कि मंत्री होते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली था। इस पे स्टार लगाइएगा। द्वैध शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की थी सबसे पहले? तो वो कुषाणों ने, प्रांतों में, ठीक है। उसके बाद सातवाहन काल में पदाधिकारियों में भंडारिक, भंडारिक जो होता था वो कोषाध्यक्ष होता था, और रज्जुक, रज्जुक होता था राजस्व विभाग का प्रमुख। यहाँ पे लिखिए राजस्व विभाग का प्रमुख, ठीक है। आगे देखते हैं। जो पनीय घरक होता था वो जलापूर्ति का अधिकारी होता था। तो आप रज्जुक याद रखिए, भंडारिक याद रखिए, लगा लीजिए, ठीक है? और कार्मांतिक जो होता था भवन निर्माण अधिकारी होता था, और सेनापति होता था, ठीक है। सेनापति याद रखना है। आहार के नीचे जो ग्राम होते थे साम्राज्य होता था, साम्राज्य के नीचे आहार होते थे, आहार के नीचे होता था ग्राम, ठीक है। ग्राम का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। अध्यक्ष को क्या कहते थे? ग्रामिक। जो ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था, ठीक है। ग्राम प्रशासन संभालने का काम कौन करता था? ग्रामिक करता था। कुषाणों ने पहली बार दंडनायक और महादंडनायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ठीक है। कुषाण लेखों से दंडनायक और महादंडनायक जैसे पदाधिकारी के मिलता है। मौर्यकालीन जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में देखते हैं क्या था। आर्थिक व्यवस्था में जो सोने का सिक्का होता था, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये सोने का सिक्का जो होता था इसको कहते थे निष्क या स्वर्ण। वही जो चांदी का सिक्का होता था इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे शतमान। चांदी को सिक्के को शतमान कहते थे, और तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? काकड़ी कहते थे।
आकड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। यही पे लिखा हुआ है। और 4 धातुएं होती थी, सोना, चांदी, तांबा और सीसा को मिलाकर क्या होता था? पाषाणपण। पाषाणपण मिलता था सोने, चांदी, तांबा और शीशे को मिला। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के चलाए थे। हिंद यमन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे हिंद यमन शासकों ने। इसी को कहेंगे इंडो ग्रीक। सर्वाधिक शुद्ध, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? ये कुषाण शासकों ने चलाए थे। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और ये जरा सी बार में गलत हो जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे किसने? सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त शासकों ने। ठीक है, तो सर्वाधिक गुप्त सोने के सिक्के जो है गुप्त शासकों ने चलाए थे। और आगे देखते हैं। हिंद यमन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। उनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख लिखे होते थे। एक तरफ तो यूनानी भाषा लिखी होती थी और दूसरी तरफ यूनानी लिपि में, तथा दूसरी तरफ प्राकृत भाषा लिखी होती थी खरोष्टी लिपि में। ठीक है, जो सोने के सिक्के हिंद यमन शासकों ने चलाए उसमें एक तरफ यूनानी भाषा और यूनानी लिपि, ठीक है, दूसरी तरफ जो है प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में लिखा होता था। कुषाण शासक, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जो 124 ग्रेन का होता था। ठीक है, और सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के तो सबसे ज्यादा चलाए थे, सर्वाधिक। इसके साथ ही उन्होंने चांदी, तांबा, ठीक है, और प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता था? तांबा, जिंक, शीशा और मिश्र धातु होती थी आदि के सिक्के भी चलाए थे। वाणिज्य और व्यापार की बात करें तो वाणिज्य और व्यापार देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कहा जाता है कि इस काल का जो पक्ष होता था, उज्ज्वल पक्ष, वो वाणिज्य और व्यापार की प्रगति था। ठीक है, यानी वाणिज्य और व्यापार जो है अपनी चरम स्थिति में था। इस काल में भारत का जो मध्य एशिया, ठीक है, पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापार शुरू हो चुका था। व्यापार की उन्नति के कारण जो नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय हो रहा था। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों से होता था। और इस काल में बेरिकस यानी सिंधु के मुहाने पर और बेरी गाजा भड़ोच यानी पश्चिमी तट पर और अरिका मेडू यानी पूर्वी तट पर, ये जो थे ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ठीक है, यहाँ से व्यापार होता था। और कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया से जाने वाला जो रेशम मार्ग था उस पर नियंत्रण कर रखा था। रेशम मार्ग आय का प्रमुख साधन था। प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक ने अपनी पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पूछा जाता है, इसने 115 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी थी 115 ईस्वी के आसपास लिखी थी पुस्तक। लेकिन इसके बारे में किसने लिखी थी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण दिया हुआ है। ये तो नहीं पूछता है कि किसका विवरण दिया है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी थी।
तो आपको उसमें ऑप्शन में दिया होगा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने, ठीक है। और रोम क्यों निर्यातित हमारे यहाँ से क्या होता था, कब निर्यात किया जाता था? हमारे यहाँ से काली मिर्च मसाले, ठीक है, मसालों का व्यापार के लिए हमारे यहाँ केरल का जो क्षेत्र है वो फेमस था शुरू से ही। काली मिर्च इतना पसंद था कि इन्होंने इसका नाम यवनिका रख दिया, ठीक है। हिंद यवन शासक जो आए थे तो यमन के लोगों को, यूनानी लोगों को इतना पसंद था कि उन्होंने इसका नाम यवनिका रख दिया। मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, इत्र और चंदन और खरगोश, कछुए की जो खोपड़ी होती है वो सब निर्यात होता था, ठीक है। केसर, जटामान से हीरा, रत्न और तोता, चीता हमारे यहाँ से निर्यात होता था, ठीक है। पश्चिम के लोगों को भारतीय काली मिर्च यानी गोल मिर्च इतनी पसंद थी कि संस्कृत में काली मिर्च का नाम यवनिका पड़ गया। ये यवन प्रिय या यवनिका एक ही बात है, दोनों कहते थे। रोम से आयातित वस्तुएं जो थी वो शराब के 2 हत्थे वाले कलश, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ हत्था लगा होता था शराब रखने के लिए, और शराब, सोना व चांदी के सिक्के, पुखराज, टिन, तांबा, शीशा और लाल मिर्च रोम से आयातित होते थे और रोम को निर्यात होते थे, ये हम लोगों पर पढ़ लिया। शिल्प और उद्योग की बात करें तो व्यापार और विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्य युग की सबसे बड़ी देन है। इस समय मुद्रा का प्रयोग होने लगा था, ठीक है। इस काल का जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। शाटक नामक जो वस्त्र होते थे वो मथुरा से, याद रखिएगा ये आपको एक ओवरऑल जो है माइंड बनाने में या व्यू बनाने में, आपको आंसर राइटिंग करने में, जब आप मेंस या इस आंसर राइटिंग करोगे तो आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ से व्यापार क्यों होता था और क्यों, क्या कारण थे जिसकी वजह से इतने जो है विदेशी आक्रमणकारी हमारे यहाँ आक्रमण कर रहे थे। अंग्रेज आए और पुर्तगाली आए, डच आए, तो ये सब क्या कारण थे? तो इसी से पता चलता है कि अच्छा, मथुरा जो था वो वस्त्र व्यापार के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस था सॉरी। और वृक्ष के रेशों से बने जो वस्त्र होते थे उसके लिए मगध फेमस था। मलमल, ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ से क्या क्या निर्यात होता था, तो हम लोग कितने संपन्न थे क्यों, और इन्हीं सब चीजों को देख के जो है व्यापारी आए हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए और बाद में वो शासन करने लगे, ठीक है। फिर मलमल के लिए बंग व पुंड्र का जो क्षेत्र था वो फेमस था। मसालों के लिए दक्षिण भारत फेमस था। और व्यापारिक प्रगति के कारण शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया था, ठीक है। शिल्पियों की श्रेणियां होती थी, निगम होते थे। श्रेणियों के पास अपना सैन्य बल होता था और श्रेणियों को उत्तर भारत में सेठ या शेट्टी कहा जाता था, चेटियार कहा जाता था। ये सब एक ही है, शेट्टी, सेठ या चेटियार कहा जाता था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो मौर्यकालीन समाज के साथ बहुत सारे विदेशी हमारे यहाँ आए भारत में और भारत ने सबको आत्मसात कर लिया, ठीक है, सबको अपने में मिला लिया। इसी क्रम में विदेशियों को वरात क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, ठीक है। जो विदेशी आक्रमणकारी या जो विदेशी व्यापारी हमारे यहाँ आए उनको भारतीय समाज ने क्षत्रिय वर्ग में शामिल कर लिया। इसी वजह से उनको कहा जाता है कि व्रात क्षत्रिय का दर्जा दिया गया है। मौर्य काल में परंपरागत चारों वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मौजूद थे, लेकिन जो शिल्प और वाणिज्य का फायदा मिला वो सबसे अधिक शूद्रों को मिला, ठीक है। आगे देखते हैं। मौर्य काल में ही जो है शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके जो प्रवर्तक थे वो लकुलिश थे। स्टार लगाने का मतलब वो इम्पोर्टेंट होती है। और इस काल में भागवत धर्म का भी विकास हुआ जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। कृष्ण के जो उपासक थे वो भागवत कहलाते थे। सातवाहन शासकों के नाम जो है मातृ प्रधान होते थे। इससे पता चलता है कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी। स्त्रियां हैं जो धार्मिक कार्यों में अपने पति के साथ भाग लेती थी, यज्ञ हवन में भाग लेती थी पति के साथ, ठीक है। कभी कभी वो शासन कार्य में भी भाग लेती थी।
अब मौर्योत्तरकालीन धार्मिक स्थिति के बारे में देखते हैं। मौर्योत्तरकालीन धार्मिक स्थिति में अगर हम देखें तो अनेकों अनेकों यज्ञ किए गए। ठीक है, कई बार हम लोगों ने पढ़ा कि अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, तो यज्ञ किए जाते थे। कई देवी देवताओं की उपासना भी की गई। बौद्धों के प्रति श्रद्धा और दान वृत्ति अपनाकर बौद्ध धर्म को भी प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया था। ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। उसके बाद यद्यपि कनिष्क बौद्ध हो गया था, तथापि उसने अन्य धर्मों के भी प्रति जो है सहिष्णुता की नीति अपनाई। ठीक है, उसके सिक्कों पर बुद्ध की आकृति के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की आकृतियां भी बनी हुई हैं। कनिष्क के समय का जो बौद्ध धर्म की 18 शाखाएं थी, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की 18 शाखाएं थी। ये बताने का मतलब है कि सभी धर्मों के लिए समान भाव था, सहिष्णुता थी, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होता। ठीक है, इस काल की विशेषता थी कि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की अपेक्षा जो है भक्ति मार्ग अधिक प्रभावशाली। ठीक है, भक्ति मार्ग पर अधिक बल दिया गया था। यज्ञ हवन से पता ही चल जाता है। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी परिवर्तन आया। ईसा की जो पहली शताब्दी है उसमें जैन धर्म विभाजित हो गया था। जो रूढ़िवादी जैन थे वो दिगंबर में, तथा उदारवादी जो जैन थे वे श्वेतांबर कहा गया। दिगंबर जो थे ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। ये अंबर यानी आकाश को या आसमान को ही अपना वस्त्र समझते थे। श्वेतांबर जो है ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जैन धर्म के अनुयायियों ने मथुरा में मूर्ति कला की एक शैली को प्रश्रय दिया था। मथुरा में मूर्ति कला की एक शैली को प्रश्रय दिया था, जहां शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति का निर्माण किया है। यह कला शैली मथुरा शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, ये देखते हैं। गांधार में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में बुद्ध की मूर्ति के निर्माण की एक कला का विकास हुआ, जिसे गांधार या ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। और मथुरा कला को आदर्शवादी कला और गांधार कला को यथार्थवादी कला भी कहते हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है, पूछा जाता है। हालांकि ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं जो है मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली में, या आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है। जब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी इसके बारे में देखते हैं। इस काल में जो स्त्रियों की स्थिति को ऐतिहासिक घटनाक्रमों, सामाजिक मूल्यों और आस्थाओं में परिवर्तन ने प्रभावित किया। पुत्री की अपेक्षा पुत्र को विशेष महत्व दिया जाता था। 200 ईसा पूर्व के आसपास जो स्त्रियों की स्थिति है वो गिरावट आने लगी। हालांकि जो सातवाहन काल थे इसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। मौर्योत्तर काल में भी स्थिति को मिला के अच्छी थी, लेकिन 200 ईसा पूर्व, ठीक है, 250 ईसा पूर्व तक सातवाहन काल होता है। तो ईसा पूर्व नहीं, सॉरी, तो 200 ईसा पूर्व के आसपास जो है, ईसा पूर्व नहीं होगा, यहाँ पे ईस्वी होगा। ईस्वी के आसपास स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी। कम आयु में लड़कियों का विवाह का प्रचलन होने लगा। और ऐसे ऐसे चल के गुप्त काल में जो है स्त्रियों की स्थिति में बहुत अधिक गिरावट आ जाती है। इस काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। 8 प्रकार के विवाह अभी हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र में। अगर पढ़े तो आप लोग, अगर किसी का ऑप्शनल समाजशास्त्र होगा तो उसमें पढ़े होंगे कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। अर्श विवाह, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह को विधि सम्मत माना जाता था, तथा पिशाच विवाह, राक्षस विवाह और असुर विवाह और गंधर्व विवाह को हेय समझा जाता था। पति द्वारा पत्नी को शारीरिक दंड देने की व्यवस्था थी। विधवा विवाह को मान्यता नहीं प्राप्त, मौर्य काल की बात हो रही है। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों की जो स्वतंत्रता थी वो प्रतिबंधित थी। समाज पितृ प्रधान था और वैश्यावृत्ति का प्रचलन भी था। स्त्रियों के धन में से पुत्र तथा पुत्री की समान भागीदारी होती थी, लेकिन जो पुरुष के धन पर सिर्फ पुत्र का अधिकार। तो सती प्रथा नहीं थी। सही है।
प्रथा थी? नहीं थी। विधवा विवाह की मान्यता नहीं थी। जो है जो नाम होता था वो मातृ प्रधान होता था, लेकिन जो पुत्र होता था वो उत्तराधिकारी लड़कियां नहीं होती थी, वो पुत्र ही होता था उत्तराधिकारी। नाम जो होता था वो माता के नाम पे रखा। इससे पता चलता है कि माता की जो स्थिति थी या स्त्रियों की जो स्थिति वो अच्छी थी, ठीक है, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे गिरावट आना प्रारंभ हो जाता। तो यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है और अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम अगला टॉपिक देखेंगे गुप्त काल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और आप लाइक करिए तो मुझे फीडबैक मिलता रहेगा जिससे हम अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कमियां हैं, ठीक है। थैंक यू।